थी। नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला का कवर करेंगे। आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे, इसे हल्के में न लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का शुरुआत जो होती है वर्णमाला से ही मानी जाती है। यदि वर्णमाला पर आपका पकड़ कमज़ोर है तो सारे के सारे ग्रामर में आपको जो है से पकड़ कम रहेगी। इसलिए हर बिंदु पर आपको यहाँ से ध्यान रखना है, खास करके वर्णमाला टॉपिक को, ठीक है। इसलिए वर्णमाला का कवर करते समय यह ध्यान रखें कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। इन सभी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन? या, ई, बड़ी, उ, री, ए, या, ओ, या। इस तरह से कितने हो गए? टोटल 11 स्वर वर्ण हो गए। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 39 होते हैं, जैसे कवर्ग, ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस तरह से मिला करके 39 हो जाते हैं। किसका? व्यंजन वर्ण के आधार पर स्वर के 2 भेद बांटे गया है। कौन कौन? हस्य और लघु। हस्य में कौन कौन आते हैं? या, ई, उ, री, हस्य स्वर आते हैं। और दीर्घ में सब बड़ा आएगा, या, ई, उ, ए, या, ओ, या। इस तरह से टोटल 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया इनकी संख्या। मात्रा के आधार पर कि लघु और दीर्घ में थोड़ा सा फर्क क्या है? लघु में जब भी रस वगैरह का आप गणना करते हैं छंद में मात्रा का, तो यहाँ पे 1 गिना जाता है, ठीक है। क्या गिना जाता है? 1 होगा। जहाँ जहाँ पे ये चारों आ जाएंगे, ठीक है, या, ई, उ और री, वहाँ पे 1 गिना जाएगा। और टोटल ये 7 आ जाएंगे, वहाँ मात्रा जो होते हैं वो डबल हो जाएंगे। कितना? 2 गिने जाएंगे। ध्यान रखेंगे, 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपको हमने बता दिया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। दीर्घ में 2, दीर्घ को गुरु भी बोला गया। क्या बोला गया? गुरु भी बोला गया। क्यों? अब यहाँ पे भुला जाते होंगे दीर्घ और गुरु में अंतर क्या होता है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? गुरु के पास कितने होते हैं? 2 शिष्य थे, एक अर्जुन थे और एक दुर्योधन था। तो 2 गुरु था, मतलब गुरु के पास 2 शिष्य था। उसी प्रकार हस्य के पास केवल 4 हैं। कितना? 4 हैं। या, ई, उ, री, इसके साथ एक ही है, ठीक है, एक है। एक को आप ध्यान रखेंगे तो दूसरा अपने आप माइंड में रहेगा, या ध्यान रखिएगा। सेकेंड टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है इसके अंतर्गत। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। हमने ये बता दिया हो कि कुल व्यंजन की संख्या कितना है, तो 39 है। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब पॉइंट आपको किसी भी एग्जाम में पूछ देगा। मूल व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 है। पूछ देगा मूल व्यंजन कितना है, तो 33 लगाएंगे। यदि कुल पूछ देगा तो 39 लगाएंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 25 है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितना? 4 है। अंतर, जा, र, ल, व, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? तो 4 है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितना है? 2 है। जैसे उत्तरीक्ष बोला जाता है, उत्तरीक्ष। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट को, आप भूलेंगे नहीं जरा। अब मूल व्यंजन कितना है? 33 है। मूल व्यंजन कौन कौन हो जाएगा? कवर्ग, ठीक है, कंठस्थ, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग, तालव, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव इससे होता है, ठीक है। किसका? च, छ, ज, झ, इञा का, इसको तालु से उच्चारण करते हैं। टवर्ग को मूर्धा से उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण स्थान है। क्या है? ये उच्चारण स्थान है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जितने भी टॉपिक है, तवर्ग के उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है, त से, दांत से। और पवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है, प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन का है मूर्धन स, दंश, ह। ऊष्म व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके उच्चारण करते समय क्या होता है? ऊष्मा की संख्या अधिक निकलती है। क्या होता है? अधिक ऊष्मा निकलती है। मूर्धन स, दंश, ह, छु, छ, देख ले, ठीक है। इसलिए इसको क्या रखा गया है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, आज्ञा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छ, त्र, आज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षित द्विगुण, ड, ढ, ये इसको उत्प्रेक्षण द्विगुण बोला गया है। इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि ये सब चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना होगा। हिंदी स्वरों की वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से अग्रभाग, जैसे जीव को निकाल के देखें। इसका एक ही उपाय है, रटने से अच्छा है कि आप प्रयोग करके देखें, अभ्यास करके देखें, तो आपका ज़्यादा बेस्ट होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है।
मतलब जीभ के ऊपर नीचे। जैसे गांव में देखे होंगे धान कूटने वाला क्या होता था, पहले पैर से कूटते थे, जिसे ढेकी कहा जाता है खोटा भाषा में, ठीक है। और बहुत सारे तो क्या होता है, एक पीछे दबाता था तो आगे एथी होता है, ठीक है, मसाला या चावल पिसाता है। उसी प्रकार अग्रभाग जीभ क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। जीभ यदि ऊपर नीचे नहीं होगा तो स्वर तंत्रिकाओं की उच्चारण जो हम करते हैं, स्वरों की उच्चारण करते हैं, यह नामुमकिन है, ठीक है। गिटार की तरह क्या होता है, जीभ जो है से नाचता है। यदि नाचना छोड़ देगा जीभ तो सारे क्या हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। उसे गूंगा पर किसी किसी का आप देखे होंगे समाज में कि जीभ सटा हुआ रहता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जीभ जो है ना इधर उधर नाचता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता है, जिस कारण से उसे गूंगा कहा जाता है। लेकिन यदि बचपन में उसकी ऑपरेशन कर दी जाती तो धीरे बड़े बड़े मतलब बड़ा होकर के फिर ठीक हो जाता है। उसी प्रकार अग्रभाग जिन स्वरों के जीभ का उच्चारण अगला भाग से होता है उसे अग्रभाग कहा जाता है। अब अग्रभाग के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं यह ध्यान रखें, तो इसकी संख्या 5 है। या ये दोनों देखिए, दोनों भाई और दोनों भाई, ठीक है, दो भाई जुड़वा है और एक री आ जाता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अग्र भाग के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, छोटी ई बड़ी ई, फिर ये और या और री, 5 आते हैं। मध्य भाग के उच्चारण के अंतर्गत जिसके उच्चारण में जीभ का, ठीक है, जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे उठता है, जैसे या, उसे मध्य भाग कहा जाता है। पश्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। या उ ओ आओ, इसे पश्य स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या कितना होता है, 5 होता है। इसकी भी संख्या 5 होता है और अग्र भाग की भी संख्या कितना होता है, 5 होता है। इस तरह से हमने आपको टोटल बता दिया हूँ। ध्यान रखें कि हमेशा माइंड में यह छाप लें। यदि माइंड में छापेंगे तो अच्छी बात है। पिछला भाग, ठीक है, इसकी संख्या कितना होता है, 5 होता है। पश्य भाग मतलब पिछला, तो या वो ओ, तो यह ध्यान रखेंगे। और अग्र भाग में कौन कौन थे, अग्र भाग में इनकी भी संख्या 5 थी। ये, ठीक है, ये और एक री था, ये अग्र भाग के अंतर्गत आता है। ये चीज अलग चीज है दोनों में। तो पश्य भाग पूछ देगा, वहां पे क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्य भाग के कौन सा उच्चारण स्थान है, यह पूछेगा इनमें से कौन सा पश्य भाग के अंतर्गत है। तो आपको यहाँ पे रटना होगा या उ ओ। तो इस तरह से आप रट करके जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आपको यहाँ वहाँ पे फायदा होगा, लाभ होगा। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया कुछ प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए तो आपके लिए समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 39 होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 25 है। भाषा के लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो या ये मूल दीर्घ स्वर है, 3 होते हैं। अनुस्वार तत्सम तद्भव दोनों हो सकता है। किसको, अनुस्वार को, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कुछ भी तो उसके ऊपर बिंदु देते हैं, ठीक है, उसी को अनुस्वार बोला जाता है। ई और ई, बड़ी ई छोटी ई एवं त्र स्त्रीलिंग वर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्त्रीलिंग यदि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो छोटी ई, बड़ी ई एवं त्र, ये क्या है, स्त्रीलिंग वर्ण है। इस तरह से अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। इसे भी कवर कर लेंगे क्योंकि सभी एग्जामों टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हो सके तो आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। प्राण के तत्व पर, जैसे अल्प प्राण महाप्राण, जैसे कहते हैं कांटा वगैरह गड़ जाता है तो कहते हैं, बोलते होंगे जरूर कि मेरा प्राण निकल गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 2 नाम दिया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन अक्षरों के उच्चारण करते समय मुंह से वायु और फेफड़ों से वायु का कण निकलते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। मतलब थोड़ा निकलता है, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्या निकलता है, हवा निकलता है, ठीक है, घर्षण थोड़ा कम होता है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक कल जाता है, जब सर कट जाता है तो उसे महाप्राण कहा जाता है। अब पूछते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो अल्प प्राण के अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं, तीसरा, प्रथम, तीसरा और पंचम, ठीक है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं 135 रुपया। ध्यान रखेंगे 135 रुपया के अंतर्गत जो भी आएगा वो अल्प प्राण कहा जाएगा। तथा या र लवा,
अब यहाँ पे देखिए 135, अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण में जैसे लिखते होंगे क ख ग घ अंगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो अल्प प्राण के अंतर्गत 135 हमने दिया है ट्रिक, तो एक आएगा अंगा आ जाएगा और एक ग आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। तो इसको आपको रटना नहीं है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रटेंगे तो फिर चले जाएंगे। अल्प प्राण की ध्वनियों की संख्या कितना होता है, 19 होता है, प्लस स्वर मिलाकर के कुल 11 मिलाकर के कितना हो गया, 39 हो गया। ध्यान रखें कितना हो गया, 39 हो गया। महाप्राण वैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु अधिक निकलती है, जैसे जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, उसको महाप्राण कहा जाता है। जैसे रावण चिल्लाता था तो तीनों लोग क्या होता था, थर थर कांपता था, उसे महाप्राण कहा जाता है। दूसरा और चतुर्थ वर्ण तथा मूर्धांश दंश और हा कुल मिलाकर के कितना हो गया, 14 और 15 विसर्ग मिलाकर के होते हैं, ये है, अर्थात इसमें दूसरा और चौथा। तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण रटना नहीं है दोस्त, इसके अंतर्गत क्या करना है ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसे कॉलम बना लेंगे, ठीक है, कॉलम बना करके आप लिख ले 1 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण के अंतर्गत देखिए क ख ग घ अंगा आ गया, 1 3 5 और बाकी 2 4 बच गया सम संख्या, वो क्या हो गया, सम संख्या जो बच गया वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। विषम संख्या अल्प प्राण, सम संख्या महाप्राण। तो इसको कैसे रखेंगे, 135 रटिएगा, बाकी जो बच जाएगा 135 में, ठीक है, 5 तक लिख लीजिएगा और 135 को निकाल दीजिएगा, तो वो हो जाएगा महाप्राण। और अल्प प्राण में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं अल्प प्राण महाप्राण, यहाँ पे दे दिया है, रटना नहीं है, एक कॉलम हमने बना दिया हूँ ग्राफ, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें। तो देखिए क ख ग, ठीक है, वो प्रथम तृतीय और पंचम अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा और द्वितीय चतुर्थ महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, रटना नहीं है, बल्कि लिख लेना है 1, इस तरह से 1 2 3 4। अब बात करते हैं घोष तत्व, नाद, गूंज और झंकार और कंपन के आधार पर। कंठ को छुइए, कंठ को जब छुएंगे तो देखिए देखते होंगे वहां पे थोड़ा सा कंपन आवाज आती है, ठीक है, उसी के अनुसार अघोष, घोष और सघोष, इसकी संख्या कितना है, अघोष जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है वैसे अक्षर को हम अघोष कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, महाप्राण और अल्प प्राण, उसी को जस्ट दूसरा नाम दे दिया है घोष और अघोष। तो यहाँ पे 3 शब्द आपको पढ़ना है, एक अघोष पढ़ना है, घोष पढ़ना है और सघोष पढ़ना है। तो इसकी संख्या कितना है, तो घोष को ही सघोष बोला गया है, जिसकी उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं की कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ण को अघोष बोला गया है। घोष अघोष जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है वैसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग तीसरा चौथा पंचमा, य र ल व यंग यह, ठीक है, ये भी आ जाएंगे ऑप्शन में, वहां दे देगा य र ल व यंग, केवल ये मत रटिएगा, फार्मूला ही मत रट करके जाइएगा, ठीक है, फार्मूला रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तृतीय चतुर्थ पंचम अर्थात 3 4 5, ठीक है, 345 इस तरह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घोष अघोष, फिर उसी तरह ट्रिक लगाना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये इधर वाला साइड कर देना है 345, बाकी 1 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, घोष के अंतर्गत, घोष मतलब घर्षण, घ से घर्षण, घर्षण, ठीक है। तो 345 ये क्या है, 345 में ज़्यादा घर्षण होगा, ये ज़्यादा होगा तो जिन अक्षर के उच्चारण स्वर तंत्रिका में कंपन होता है तो इसके 345 में क्या होगा, घर्षण होगा। और ये 1 2 मतलब 1 2 में क्या होगा, घर्षण नहीं होगा, ठीक है, 1 2 में घर्षण नहीं होगा। देख ले फिर से एक बार फार्मूला को, जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अक्षर को हम अघोष कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे क और स मिलकर के मिला है
और श्र में स और र, त्र में त र, आज्ञा में ज और इया मिल करके। व्यंजन द्वित्व, किसी भी शब्द में सामान्य व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे बच्चा, पक्का, अड्डा, 70, 80, 90, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। इसमें दो दो व्यंजन सटा हुआ, देखिए यहाँ बच्चा में 2 है, पक्का में 2 है, ठीक है, एक ही जुड़वा भाई है, ठीक है, और 70 में सब जुड़वा भाई जुड़ा हुआ है। नोट कर लें, मानक हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है दोस्तों? तो मानक हिंदी में टोटल 52 माना गया है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। संयुक्ता अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्प्रेक्षित उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस तरह से वर्णमाला का बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया हूँ, और इतने चीज़ें यदि आप रट लेते हैं तो व्याकरण आपका मजबूत हो जाएगा। तो अच्छा लगेगा तो फिर से शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, ताकि पढ़ने वाले सभी पाठकों को, श्रोताओं को अच्छा लगे और अपनी सफलता के लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।